अगेन बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीज़न मुझे ये लाइव काटना पड़ा बिकॉज ऑफ सम पेशेंट्स प्रॉब्लम. सो आई एम सॉरी एंड आई एम अगेन विथ यू. आई एम डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी फ्रॉम जबलपुर एंड वी आर गोइंग विथ यूट्यूब comment sections questions. I am a gynecologist doing fertility treatment with male and female and running a genetic clinic and doing fetal diagnostic procedures also. एंड मैं देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम रहता है और जुड़ने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुड मॉर्निंग सबको. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर मेरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया था. 10 वीक बाद जब स्कैन हुआ तो अंदर कुछ भी नहीं था. इसका कारण क्या हो सकता है जबकि मुझे ब्लीडिंग भी नहीं हुई? प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना आईवीएफ में और फिर सैक नहीं दिखना ये नेचुरल प्रेगनेंसी में भी होता है. बट जब हम आईवीएफ करते हैं तो आईवीएफ के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि इट इन्वॉल्व टू मच मनी, टू मच इमोशंस, टू मच एफर्ट और सबसे जो एक साइकोलॉजिकल एक फैक्टर होता है महिला का, पूरे कपल का, डॉक्टर का. तो इसमें जब ये सब चीज़ें होती हैं इसको हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं और ये मेरे पास भी होती हैं. ऐसा इट इज़ नॉट एबनॉर्मल एंड ये प्रेगनेंसी इज़ नॉट हेल्दी. तो अधिकतर फिर सैक दिखाई नहीं देता. 9th वीक में माइल्ड एब्डोमिनल पेन है. पॉज. हाँ पॉज हो रहा है. 9th वीक में माइल्ड एब्डोमिनल पेन है. मुझे क्या करना चाहिए? 9th वीक प्रेगनेंसी में माइल्ड एब्डोमिनल पेन है. माइल्ड एब्डोमिनल पेन एक्चुअली क्या है, जो प्रेगनेंसी होती है ना, दिस इज़ एम्प्टी यूट्रस. और जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में यूट्रस का वेट थोड़ा बढ़ता है बिकॉज प्रेगनेंसी के सैक के कारण. तो जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे इसको संभालने वाला जो 2 लिगामेंट्स होते हैं, 3-4 लिगामेंट जो इसको सपोर्ट देते हैं, ये वायर टाइप का होता है जो कि एब्डोमिनल और पेट के वॉल से लगा रहता है, इसको सपोर्ट देता है. तो इसमें थोड़ा टेंशन पड़ता है. इस टेंशन के कारण एक भारीपन महसूस हो सकता है. यदि उसमें मड़ोड़ नहीं आता है, स्पाज्मोडिक पेन नहीं होता है, रह रह के दर्द नहीं होता है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए. सर एनआईपीटी रिपोर्ट में डबल मार्कर में ट्राइसोमी 21 आया था. एनआईपीटी रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है. दिस कैन हैपन. एनआईपीटी रिपोर्ट ठीक हो सकती है और डबल मार्कर में यदि हाई रिस्क आया था, मैं पर्सनली ऐसे केसेस में एनआईपीटी अवॉइड करता हूँ क्योंकि एनआईपीटी भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है. अब आप एनआईपीटी के टेस्ट को पक्का मानेंगे कि पहले जो एक डर बिठा दिया गया डबल मार्कर में हाई रिस्क का, तो नॉर्मली ऐसे केसेस में मैं डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि जो कपल है उसका जो बच्चा है उसके लिए उसको बहुत टेंशन रहती है कि हमारा फिर ये रिपोर्ट गड़बड़ क्यों आया था. तो या तो आप डबल मार्कर की जगह केवल एक एनआईपीटी कराते या फिर डबल मार्कर में यदि पॉजिटिव आया है तो उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट. ये मेरा पर्सनल व्यू है. अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि एक एनआईपीटी का भी खर्चा ऐड हो जाता है उसमें. सर मेरे बेबी का एंटी स्कैन और डबल मार्कर दोनों रिपोर्ट नॉर्मल आया था, फिर भी मुझे डाउन सिंड्रोम बेबी हुआ. ऐसा क्यों? आई एम फ्रॉम दिल्ली. वेरी अनफॉर्चुनेट. और आपको मैं एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ पूरे दर्शकों को कि जो हम प्रेगनेंसी के शुरुआत में जो डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग का जो काम करते हैं, डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग का काम वैसे ही है जैसे किसी वारदात में चोर को पकड़ना. ज़रूरी नहीं कि जो बंदा पकड़ा गया वो सच में चोर है. कई बार निरपराध भी पकड़े जाते हैं, कई बार अपराधी छूट जाते हैं. अब प्रॉब्लम ये होती है कि आप डाउन सिंड्रोम को देखने का क्या तरीका अपना रहे हो. जितने तरीके आप इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, जैसे किसी का स्केच जारी हुआ या किसी का वीडियो जारी हुआ या किसी का सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ, जितने ये इंडिपेंडेंट चीज़ें होंगी उतना आप सही आदमी पकड़ोगे. ऐसा ही ठीक डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग में होता है. तो डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग में हम जब देखते हैं, मैं स्क्रीनिंग वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये स्क्रीन है. जैसे आप एयरपोर्ट में जाते हो तो आपके हर सूटकेस की एक स्क्रीनिंग होती है कि उसमें बॉम्ब तो नहीं है. वैसे ही आप जब बच्चा अंदर है तो उसको ये मान के चलते हैं उसमें डाउन सिंड्रोम तो नहीं है. चूँकि डाउन सिंड्रोम का बच्चा जिंदा पैदा होता है, बाकी अधिकतर सिंड्रोम के बच्चे अंदर एबॉर्ट हो जाते हैं, पर वो भी हम देखते हैं साथ में. अब डाउन सिंड्रोम को देखने का जो तरीका है वो
स्क्रीनिंग टेस्ट करने का एक एज है, पहले डाउन सिंड्रोम हुआ कि नहीं, फिर एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको डबल मार्कर बोलते हैं, फिर एक एंटी स्कैन होता है। ये सब मिला के भी जब आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो तो ये 92% तक जा सकता है यदि ठीक से किया गया हो। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं जिसमें यदि कहीं पर ये ठीक से नहीं किया गया हो तो ये परसेंटेज 80-85 तक भी आ सकता है। इसका मतलब बेस्ट हैंड में भी ये 7 से 8%, 9% छूट सकता है। तो फिर क्या करें? तो अल्टीमेटली ये एक ऑप्शन बन गया है काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में कि आप हर प्रेग्नेंट लेडी को स्क्रीनिंग की जगह डायग्नोस्टिक टेस्ट का एक ऑप्शन दें, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट के अपने लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। यदि आपका सब कुछ नॉर्मल है स्क्रीनिंग टेस्ट में फिर भी डाउन सिंड्रोम होता है तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। पर आजकल ये कोशिश की जाती, मैं पर्सनली भी करता हूँ कि सबको एक ऑफ़र ज़रूर दिया जाए कि आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करा लें। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट या तो कोरियन बायोप्सी कराएं 3रे महीने में, या फिर 4 से 5 महीने के बीच में एमनियोसेंटेसिस कराएं। तो आपको बोलेंगे कि एमनियोसेंटेसिस कराएंगे या कोरियन बायोप्सी कराएंगे तो उसमें तो एबॉर्शन होने का खतरा है। तो एबॉर्शन होने का खतरा जो मैं काफ़ी हज़ारों कर चुका हूँ, अभी तक एक भी एबॉर्शन नहीं हुआ, तो उसके चांसेस बहुत कम हैं एमनियोसेंटेसिस में, और वो गोल्ड स्टैंडर्ड कहलाता है। ये एक नया व्यू है आज की डेट में। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।